और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। दिग्विजय सिंह ने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज तक प्रमाण देश के सामने नहीं रखे गए। सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सवाल उठाया तो पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान निजी है। सर्जिकल स्ट्राइक साल 2014 से पहले यूपीए सरकार के दौरान भी हुआ। राष्ट्रहित में सेना की हर कार्रवाई का कांग्रेस ने समर्थन किया और करती रहेगी। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार कांग्रेस पार्टी के नहीं, उनके व्यक्तिगत विचार हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर भारत तोड़ने का आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह के बयान को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र भारत जोड़ने का नहीं, भारत तोड़ने का है। भाटिया ने कहा कि सुर्खियों में बने रहना और गैर जिम्मेदाराना बयान देना कांग्रेस का चरित्र है। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि लेकिन सेना के खिलाफ बयान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना से बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण खोज रहे हैं। सेना जब घुसकर ठोकती है तो एक तो दर्द पड़ोसी को होता है और दूसरी ओर कांग्रेस को होता है। ये जो अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान सभी चैनल पे चल रहा है और बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नफरत है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए हैं और हमारी वीर सेना, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है, अपनी वीरता दिखाती है और आतंकी मुल्क को घुस के ठोकती है। तो एक तो दर्द होता है उस पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को, और सालों साल से यह जख्म कांग्रेस पार्टी के हृदय में भी अभी भी है।
यह दर्द साफ प्रतीत हो रहा है। और दिग्विजय सिंह जी वो हैं अर्धबलीय सैनिक पे जो हाथ उठाते हैं थप्पड़ मारते हैं। ये वो दिग्विजय सिंह हैं जो भारत को तोड़ने के लिए हिंदू आतंकवाद का आविष्कार और प्रचार करते हैं। आगे बढ़ेंगे। पहलवानों के धरने के बाद सरकार ने कुश्ती संघ का कामकाज देखने के लिए कमेटी बनाई है। सोमवार को इस कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। ओलंपियन और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निगरानी समिति का ऐलान किया था। पहलवानों के आरोपों के बाद अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कुश्ती संघ का कामकाज देखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे कमेटी के सदस्यों में ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य अवार्डी तृप्ति मुरुगंडे, कैप्टन राजगोपालन राधाश्रीमन शामिल हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बृजभूषण शरद सिंह अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे। उन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसकी जांच की जाएगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से। और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। ओवरसाइट कमेटी का जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी हम बनाएंगे। आज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरसाइट कमेटी मैरी कॉम जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। इनके साथ योगेश्वर दत्त जो हमारे ओलंपियन और मेडलिस्ट रहे वो उनके साथ कमेटी में होंगे। तृप्ति मुरुगंडे जो मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो इसकी सदस्य होंगे। पूर्व CEO टॉप्स कैप्टन राजगोपाल जी वो इसके सदस्य होंगे। राधा श्रीमन पूर्व ED टीम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो इसकी सदस्य होंगी। तो ये 5 लोगों की कमेटी को गठन किया गया है जो मैरी कॉम जी के नेतृत्व में बनेगी, और वो अगले 1 महीने तक इन आरोपों पर सभी पक्षों को सुनकर जांच भी करेगी और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से हटने की इच्छा जताई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मैंने पीएम को अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा से अवगत कराया है। यह जानकारी सोमवार को राजभवन ने प्रेस रिलीज के जरिए शेयर की है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने हालिया मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक जिम्मेदारियों से हटने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल कोश्यारी ने अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य इत्मीनान की गतिविधियों में बिताने की इच्छा व्यक्त की है। कोश्यारी ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र जैसे महान राज्य संतों, समाज सुधारकों और बहादुर सेनानियों की भूमि के राज्य सेवक या राज्यपाल के रूप में सेवा करना मेरे लिए पूर्ण सम्मान और सौभाग्य की बात थी। बयान में राज्यपाल ने कहा कि पिछले 3 साल से ज्यादा समय से महाराष्ट्र की जनता से मिले प्यार और स्नेह को मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे माननीय प्रधानमंत्री से हमेशा प्यार और स्नेह मिला है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सुधार कराने को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कई बड़ी बातें कही। रिजिजू ने कहा कि देश में लोकतंत्र मजबूती से आगे चले, इसके लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने CJI को लिखे गए पत्र के विषय में भी बात की। कानून मंत्री ने कहा कि जज बनने के बाद उनको किसी चुनाव या जनता की जांच का सामना नहीं करना पड़ता। जज अपने फैसलों और जिस तरह से वे न्याय देते हैं और अपना आकलन करते हैं, जनता उसे देखती है। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। आपको बता दें कि इससे पहले रिजिजू कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के CJI को भेजे गए एक पत्र के कारण विपक्षियों के निशाने पर थे। एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं।
लेकिन आपको जनता देख रहा है, आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं और लोग देख करके असेसमेंट भी करते हैं, ओपिनियन भी बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समर्पित स्मारक मॉडल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण भी किया। इन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर ही रखा गया है। इन वीरों में विक्रम बत्रा, अब्दुल हमीद जैसे नाम शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान द्वीपों के नामकरण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इन द्वीपों पर गुलामी की छाप थी। इसी के साथ पीएम ने कहा कि आज परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नाम रखे जाने से ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्थल बनेंगे। नेताजी से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही थी, हमने ये किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी का स्मारक लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार करेगा। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। नेताजी का ये स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाई और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रामायण, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम को?
एमपी के निकाय चुनाव के रण के फाइनल नतीजे आ चुके हैं। 19 नगरीय निकायों में हुए चुनाव में बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर 20 साबित हुई है। 6 नगर पालिका में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 13 नगर परिषद में 7 पर बीजेपी जबकि 6 पर कांग्रेस ने जीत का डंका बजाया है। ये जीत का जश्न है। जश्न कांग्रेस भी मना रही है और बीजेपी भी। 19 नगरीय निकायों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ी है। 6 नगर पालिका में बड़वानी, धार, मनावर, सेंधवा में बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि कांग्रेस ने पीथमपुर, राघोगढ़, विजयपुर में जीत दर्ज की। राघोगढ़ विजयपुर को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। यहां दिग्विजय सिंह के अलावा उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने मोर्चा संभाला था। वहीं बीजेपी की तरफ से यहां मंत्री कमान संभाले हुए थे, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए। वहीं 13 नगर परिषद में से 7 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। नगर परिषद जैतहरी, ओंकारेश्वर, खेतिया, पानसेमल, राजपुर, अंजड़ और डही में बीजेपी का कमल खिला है। वहीं 6 नगर परिषद में पंजे ने बाजी मारी है। नगर परिषद पलसूर, धर्मपुरी, धामनोद, सरदारपुर और कुक्षी में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। उधर नगरीय निकाय में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा चुनाव में भी दावा किया है कि कांग्रेस को हार का सामना करना होगा। लेकिन आज मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता प्राप्त की है। बड़वानी, धार, सेंधवा नगर पालिकाएं पिछली बार कांग्रेस के पास थी, भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है। राघोगढ़ में भी शानदार टक्कर हुई है। जीत का उत्साह कांग्रेस में भी है। हमारी पार्टी ने जो है पूरी तरह कार्यकर्ताओं पर आधारित इस चुनाव को लड़ा था। कोई हमारे नेता प्रचार में कहीं गए नहीं, लेकिन जो है पूरा शासन, पूरे मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण दौड़ भाग में लगे थे और पुलिस प्रशासन और पैसे का भरपूर दुरुपयोग करने के बावजूद 8 जगह वो खेत रहे। हालांकि जैतहरी और पलसूद 2 ऐसी सीटें जहां दूसरे उम्मीदवार भी जीते हैं और यहां बीजेपी और कांग्रेस का खेल बन भी सकता है तो बिगड़ भी सकता है। बिहार से खबर है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कारोबारी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। चंद पैसों के खातिर जहरीली शराब लोगों को परोस रहे हैं और शराब के आदी लोग इसका सेवन कर अपनी जान भी गंवा रहे हैं। सिवान में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जहरीली शराब का कहर, जहरीला जाम बना काल, जान पर भारी जाम। बिहार में शराबबंदी है यानी दारू बैन है, लेकिन मातम की ये तस्वीरें उसी दारू की देन है। दारू पीने से घरों के चिराग बुझ रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जो हैरानी होगी। इससे पहले भी दारू से मौत की खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। उसी खबरों की कड़ी में सिवान का नाम जुड़ गया है। सिवान के बाला गांव और भोपतपुर गांव में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। जो शराब पीने के बाद बचे हैं वो अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहे हैं। प्रशासन हमेशा की तरह तत्परता दिखा रहा है। अभी तक के अनुसंधान के क्रम में कुल 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य व्यक्ति अभियुक्त था संदीप चौहान, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के द्वारा सैनिटाइजर बनाने के नाम पर एथेनॉल कंपनी से स्प्रिट मंगाया गया था।
इस स्पिरिट को उनके द्वारा मंटू बिंद और उसके भाई सुरेंद्र बिंद, जो ग्राम बाला के रहने वाले हैं जहां पे ये घटना हुई है, उनको दे दिया गया। उसके बाद यह पता चला कि इसने बाला गांव के 5 व्यक्तियों को ये दे दिया था बांटने और खुद पीने के। पुलिस के मुताबिक इस कांड के मुख्य अभियुक्त संदीप चौहान के साथ अब तक कुल 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। संदीप अपने साथियों के साथ मिलकर शराब का निर्माण करता था। शराब बनाने के लिए उसने कोलकाता से इथेनॉल मंगाया। इस मामले में ट्रांसपोर्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। सिवान में शराब पीने से गोपालगंज का एक सब्जी विक्रेता नग नारायण शाह भी बीमार है। पीड़ित ने खुद शराब पीने की बात स्वीकार की है। अरे हरदिया मोड़ पर हम गए रहनी, हरदिया मोड़ ना नखनौरा मोड़ सब्जी किने नी, ठीक बा, ले आके हम अपन बेचत नहीं सफियाबाद पुल पर ना, तो हम ले आए रहनी, घरे आके पिए रहनी, घरे आके पिए ले रहनी, वो स्पीड पी ले रहनी। हाँ वो स्पीड के दारू कितना में 50 रुपए में। देसी रहे कि विदेशी? ना, देसी रहुए। शराब से मौत के बाद जैसे पुलिस तत्पर हो जाती है, उसी तरीके से जाम से जाने वाली जान पर भी सियासत शुरू हो जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में लगातार अभी पिछले महीने ही आपने देखा सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मरे, और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो जो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा। तो ऐसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री जिनके राजपाट में लगातार और इस प्रकार का इंडस्ट्री चल रहा है, बिहार में अवैध शराब की भट्टी ये लगातार उनके साए में पल पुल रहा है। नीतीश कुमार जी बोले हैं कार्रवाई इधर तो कुछ हुई है, बहुत ज्यादा पकड़ाए भी हैं और फिर से मृत्यु हुई है। निश्चित तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है। मेरा भी मानना है कि निश्चित तौर पर जो शराब माफिया हैं और उसके आड़ में भी जहरीली शराब बन रही है, जिससे मौतें हो रही है। इसलिए निश्चित तौर पर सरकार एकदम ध्यान दे रही है उस पर। आपको विश्वास रखिए, जो लोग भी जहरीली शराब बनाने का काम करेंगे और जो पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं देंगे, मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, जो पदाधिकारी इसमें ध्यान न दें उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और किसी भी कीमत पर जहरीली शराब बिहार में नहीं बिकना चाहिए। मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल है कि शराबबंदी में कहां से आती है शराब? कब तक बुझते रहेंगे घरों के चिराग? क्या बिहार में शराबबंदी फेल है? सिवान से मृत्युंजय सिंह, गोपालगंज से गोविंद कुमार, पटना से अमित कुमार, भागलपुर से विकास कुमार के साथ दिल्ली से विनीत की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ नेशनल न्यूज में इतना ही। प्रदेश और यूटी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।